हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल और सस्पेंस सीरीज की कॉमिक पिशाच राजा का पहला भाग। किसी समय की बात है, कंचनपुरम में एक राजा राज्य करता था। नाम था उसका कर्णप्रिय। वह बेहद न्यायप्रिय व कर्तव्यपरायण राजा था। उसने उसके शासन में प्रजा बेहद सुखी व संपन्न थी। राजा कर्णप्रिय अपने पारिवारिक जीवन से भी बेहद संतुष्ट था। उसकी पत्नी का नाम था रानी चंद्रिका। राजा कर्णप्रिय व रानी चंद्रिका को 5 संतानों का सुख प्राप्त था। पांचों राजकुमारों के नाम थे चंद्रप्रिय, शंखप्रिय, रक्तप्रिय, पुष्पप्रिय और वीरप्रिय। पांचों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा महर्षि योगाचार्य के आश्रम में उन्हीं के द्वारा संपन्न हो रही थी। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। हमारे लिए क्या आदेश है मुनिवर। वत्स, आज तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। अब तुम्हें वापस महल लौटना है, जहां तुम्हें राज्य कार्य में अपने पिताश्री का हाथ बटाना है। जो आज्ञा मुनिवर। जाने से पूर्व क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे वत्स। आप आदेश करें मुनिवर, हम अपने प्राण भी आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। गुरु दक्षिणा में हमें पिशाचनाथ कंठदंत का सर चाहिए। पिशाचनाथ कंठदंत? हाँ, पिशाचनाथ कंठदंत। आज से 1000 वर्ष पहले की बात है। राक्षस जाति का एक राक्षस कंठदंत छद्म वेश धारण कर महर्षि कुलाचार्य के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के बहाने पहुंच गया। महर्षि ने मुझे नहीं पहचाना। उसका उद्देश्य अपने सहपाठियों को फुसलाकर एकांत में ले जाना और फिर वहां उनका रक्त पीने का था। मनुष्यों का रक्त पीने का ये मेरे लिए सुनहरा अवसर है। आश्रम में पहुंचते ही वह अपना उद्देश्य पूर्ण करने में लग गया। और एक दिन, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो नरसिंह। उस गुफा में पहुंचकर सब मालूम हो जाएगा कुमार नरेश। कंठदंत कुमार नरेश को लेकर गुफा में पहुंचा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी एक भयानक अट्टहास वहां गूंज उठा। उस अट्टहास को सुनकर कुमार नरेश शीघ्रता के साथ पलट गया। पलटते ही उसके कंठ से भयानक चीख निकल गई। नहीं, कौन हो तुम। नरसिंह कहाँ है। मूर्ख लड़के, मैं नरसिंह नहीं कंठदंत हूं। यह मेरा असली रूप है। नरसिंह का वेश तो मैंने इंसानी रक्त पीने के लिए धरा है। अब तुम यहां से मेरी रक्त की प्यास बुझाए बिना नहीं जा सकते। दुष्ट राक्षस, अच्छा हुआ तूने अपना रहस्य मुझ पर खोल दिया। अब मैं तुझे किसी निर्दोष इंसान का रक्त पीने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं न सिर्फ तेरा रक्त पीऊंगा बल्कि आश्रम के एक एक इंसान का लहू निचोड़ लूंगा। कुमार नरेश अचानक तलवार निकालकर कंठदंत पर टूट पड़ा। मरने के लिए तैयार हो जा रक्त पिपासु राक्षस। कुमार नरेश ने तलवार का भरपूर वार राक्षस कंठदंत की एक बाजू पर किया। खचाक! मगर कंठदंत की कटी हुई बाजू जमीन पर नहीं गिरी। अचानक कंठदंत की वह बाजू बाज के समान झपटकर कुमार नरेश की गर्दन से चिपक गई। ओ नहीं, बचाओ। कंठदंत के दूसरे हाथ के नाखून एकाएक बढ़ने लगे। लंबे होते नाखून कुमार नरेश की छाती में धंस गए। कुमार दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। और इसी के साथ कुमार नरेश के प्राण पखेरु उड़ गए और कंठदंत भयानक ढंग से जीभ लपलवाता हुआ कुमार की लाश से रक्त पीने लगा। अब तक उसकी बाजू पुनः धड़ के साथ जुड़ चुकी थी। कुमार नरेश का रक्त पीने के बाद उसने कुछ और शिष्यों को भी मार डाला और उनका भी रक्त पी गया। वाह, कितना स्वादिष्ट होता है इंसानों का खून। उन्हीं दिनों मैं भी महर्षि कुलाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जो एकाएक ही शिष्यों के गायब हो जाने से बेहद दुखी व परेशान थे। उफ, समझ में नहीं आता शिष्य योगाचार्य की यह सब हो क्या रहा है। मुनिवर, मुझे लगता है आसपास कोई भयानक जंगली जानवर आ बसा है जो हमारे साथियों को उठा ले जाता है। नहीं योगाचार्य, नहीं। अगर यह कार्य किसी जंगली पशु का होता तो वह हमारे आश्रम पर भी हमला करता। मुझे यह कोई शैतानी कार्रवाई लगती है। तब तो आपको अपनी योग शक्ति से उस दुष्ट का पता मालूम करना चाहिए। उसके लिए हमें यज्ञ करना होगा। अब यह कार्य आवश्यक है। उस दिन से महर्षि यज्ञ करने में लग गए। ओम ओम। अभी महर्षि यज्ञ में मग्न ही थे कि नरसिंह मेरे पास पहुंचा और व्यग्र भाव से बोला, जल्दी चलो योगाचार, वहां जंगल में गुफा के अंदर एक शिष्य की लाश पड़ी है। क्या? लेकिन महर्षि तो अभी यज्ञ में मग्न है। उनके कार्य में व्यवधान बनना उचित नहीं। मैं स्वयं ही इसके साथ चलता हूँ। नरसिंह मुझे लेकर गुफा में पहुंचा। उफ, कितनी बदबू है। अभी तू भी बदबू के ढेर में बदल जाएगा। भीतर पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर मेरी सांसें तक रुक गई। हे भगवान, यहां तो चारों ओर मानो कंकाल पड़े हैं। तभी अट्टहास सुनकर मैं उछल कर पलटा और विस्मय से खड़ा रह गया। कौन हो तुम? नरसिंह कहाँ है? नरसिंह का असली रूप यही है मूर्ख। मैं कंठदंत हूं। अब मैं तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझाऊंगा।
देखते ही देखते उसके नाखून मेरी ओर बढ़ने लगे। हे भगवान, रक्षा करो, मुझे अपना प्राण बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आया। नाखून तीर के समान मेरे सीने में पैवस्त होने ही वाले थे कि ठीक उसी समय महर्षि कुलाचार्य मेरे सामने आ गए और मुनिवर! वह दृश्य देख मैं कांप उठा। मुनिवर, यह आपने क्या किया मुनिवर? मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए? नहीं वत्स, बल्कि हमारा अंतिम समय आ गया है। मुझे वचन दो कि तुम इस पापी का नाश करोगे। हा 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 हा। मैं आपको वचन देता हूं मुनि। इसी के साथ कुलाचार्य की गर्दन एक और ढुलक गई। मैं चीख पड़ा, मुनिवर नहीं! तभी मानो बाहर कहीं बिजली सी कड़क उठी। गुफा में मानो भूकंप सा आ गया। ओह! तभी एक स्वर वहां गूंज उठा, भागो शिष्य, निकल जाओ इस गुफा से, अभी यह स्थान सुरक्षित नहीं। मुनिवर की वाणी। मुनिवर का आदेश पाकर मैं चीखता हुआ शीघ्रता से गुफा के द्वार की ओर भागा। मैं मुनिवर की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा कंठदंत, शीघ्र ही। हा 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 हा। और वत्स, इस प्रकार सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक मुनिवर को दिया वचन पूरा नहीं किया। इसका कारण मुनिवर? उसे समाप्त करने के लिए मैं जब भी कोई शक्ति यज्ञ आरंभ करता हूं वह उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देता है। लेकिन अब मैं यह कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हें पिशाचनाथ कंठदंत को मृत्यु के घाट उतारना है। बोलो, ये कार्य करोगे? गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपको कंठदंत का सिर अवश्य भेंट करेंगे मुनिवर, लेकिन कहो वत्स, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? कंठदंत की शैतानी शक्तियां बड़ी कुशल हैं बेटे। वह जब तक सामने ना हो उसे ढूंढना या पहचानना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर वह सामने है तो उसे पहचानना बहुत सरल है। उसके दांतों की बनावट कोई भी रूप बदलते समय कांटों जैसी ही नुकीली होगी। ओह, अब तुम जा सकते हो। नगर की सीमा पर तुम्हारे स्वागत की तैयारियां पूर्ण हो चुकी होंगी। जो आज्ञा मुनिवर। पांचों राजकुमारों को पैदल ही नगर द्वार तक जाना था, अतः वे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचने को आतुर थे। माँ और पिताजी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। ठीक उसी समय कंठदंत विशैली निगाहों से उनकी ओर देखता हुआ सोच रहा था, हा 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 हा, इससे पूर्व कि यह पांचों भाई महल पहुंचकर मेरी मौत का सामान तैयार करें, मैं स्वयं महल पहुंचकर हा 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 हा। और फिर उस समय जब वे नगर द्वार से कुछ ही दूर रह गए थे कि अचानक एक पेड़ चढ़मराकर उन पर गिरने लगा। यह देखकर चंद्रप्रिय चिल्लाया, बचो भाइयों! ओ अरे चर था! उफ! हे भगवान! तब तक चंद्रप्रिय एक साय को वहां से भागते हुए देख चुका था। उस साय को भागते देख राजकुमार उसके पीछे लपका। रुक जाओ, कौन हो तुम? अचानक ही वह साया वृक्षों के झुरमुट में जाकर गायब हो गया। कहाँ गया? कौन था वह वापस लौटा। कौन था वह भैया? हमें समाप्त करने की साजिश शायद उसी ने रची थी। ये देखो, इस रस्सी की मदद से उसने ये पेड़ बांधा हुआ था। पेड़ की हद में आते ही उसने रस्सी छोड़कर पेड़ हम पर गिरा दिया। उसके बाद वह पुनः नगर की ओर चल पड़े। लेकिन वह कौन हो सकता है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना का जिक्र अभी माँ और पिताजी से मत करना, वे परेशान होंगे। जी भैया। और फिर नगर द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आह, हमारे पुत्र कितने सुंदर दिखते हैं महाराज। आज इतने वर्षों बाद इनका घर लौटना कितना सुखद प्रतीत हो रहा है। राजकुमारों की जय! निकट पहुंचते ही राजा कर्णप्रिय और रानी चंद्रिका ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। राजकुमारों की जय! राजा कर्णप्रिय जिंदाबाद! रानी चंद्रिका जिंदाबाद! प्रजा के उद्घोषों से वातावरण गूंज उठा। और उस समय जब युवराज के रूप में चंद्रप्रिय का तिलक आयोजन किया जा रहा था, आइए महाराज, युवराज के मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। ओह, लेकिन अभी महाराज कर्णप्रिय चंद्रप्रिय के निकट पहुंच भी ना पाए थे कि ओ नहीं, तीर! जिधर से तीर छोड़ा गया था उधर देखते हुए अचानक राजा कर्णप्रिय चीख पड़े, सेनापति काली सिंह, पकड़ो उसे, वह बचना नहीं चाहिए। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। पकड़ो उसे, वह भागने न पाए, महल को चारों ओर से घेर लो। जिस समय सैनिक मुख्य द्वार पार कर रहे थे, महल की ऊंची छत से वह साया नीचे छलांग लगा चुका था। वह रहा, पकड़ो! ठप! सैनिक उसके पीछे लपके। उफ, वह भाग रहा है, घुड़सवार सैनिकों को बुलाओ। जब तक घुड़सवार सैनिक वहां पहुंचे, साया वहां से गायब हो चुका था। अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे कमबख्तों? एक व्यक्ति हमारी आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। फिर सेनापति के आदेश पर सैनिक वापस लौट पड़े। उधर सभी राजकुमारों को सुरक्षित महल पहुंचा दिया गया। राजा कर्णप्रिय इस घटना से क्रोधित तो कह उठे, महामंत्री सूर्यराज, हम हर सूरत में उस व्यक्ति को हिरासत में देखना चाहते हैं जिसने कुमार पर प्राणघातक आक्रमण किया। सेनापति उसके पीछे गए हैं महाराज। मुझे उम्मीद है कि क्षमा कीजिए महाराज, वह रहस्यमय इंसान हमारे हाथ नहीं आ सका। क्या? फिर उस दिन के बाद उस रहस्यमय इंसान की बहुत तलाश की गई, किंतु वह कहीं दिखाई ना पड़ा। उधर पांचों राजकुमार इस घटना से विचलित हो उठे थे। भैया, यह दूसरा आक्रमण है।
कोई हमारे प्राणों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? क्या अब हमें पिताजी को राह वाली घटना के विषय में नहीं बता देना चाहिए? अभी वह समय नहीं आया शंख प्रिय। भैया, कहीं ये सब कंटकन तो नहीं कर रहा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें शीघ्र उसकी तलाश आरंभ कर देनी चाहिए भैया। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। कल प्रातः ही हम ये निर्णय लेंगे कि उस रहस्यमय इंसान और कंटकन की तलाश कैसे और कहाँ की जाए। हाँ, अब हमें सावधान अवश्य रहना चाहिए। उसके बाद पांचों अपने कक्ष में चले गए। आधी रात के पश्चात अचानक सबसे छोटे राजकुमार वीर प्रिय की नींद घुट टूट गई। खट खट खट। इस समय कौन हो सकता है? कौन है बाहर? हम, तुम्हारे पिताश्री। ओह, लेकिन इतनी रात गए? द्वार खोलते ही राजा कर्णप्रिय ने भीतर आकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। पिताश्री, आप इतनी रात गए? सब कुशल से तो है ना? अभी तक सब कुशल है राजकुमार। हमें प्यास लगी थी, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए। मैं अभी आपके लिए शीतल जल लाता हूँ। नहीं राजकुमार, यह प्यास किसी जल से नहीं मिटेगी। राजा कर्ण सिंह का स्वर परिवर्तन महसूस करते ही राजकुमार वीर प्रिय उछलकर पलट गया और उसके नेत्र हैरत से फैलते चले गए। कौन हो तुम? नहीं, तुम पिशाचनाथ कंठतंत्र। ओह, तुम्हारी दांत, तुम कंठतंत्री हो। हा 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 हा। ठीक पहचाना तुमने मुझे। महर्षि योगाचार्य ने तुम्हें मुझे मौत के घाट उतारने का कार्य सौंपा है, लेकिन मौत तुम्हारी मेरे हाथों होगी। नहीं कंठतंत्र, मैं दिव्यास्त्र से तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। परंतु इससे पूर्व कि वह दिव्यास्त्र तक पहुंच भी पाता, कंठतंत्र के नाखून उसकी गर्दन में धंस गए। राजकुमार के तड़प कर जमीन पर गिरते ही कंठतंत्र उसका रक्त पीने लगा। अगले दिन वीरप्रिय की मृत्यु का पता चलते ही महल में कोहराम मच गया। छोटे कुमार वीरप्रिय का खून हो गया? क्या? छोटे कुमार का खून? छोटे कुमार का खून हो गया? खबर सुनते ही महामंत्री सूर्यराज सकते में आ गए। महामंत्री जी, छोटे कुमार वीरप्रिय का खून हो गया। मैं अपनी आंखों से उनकी लाश। हे भगवान, ये क्या हो गया? आग की तरह यह समाचार पूरे महल में फैल गया। रानी चंद्रिका मानो पागल सी उठी जब स्वयं महामंत्री ने उन्हें यह दुखद समाचार दिया। नहीं नहीं नहीं, कह दो ये समाचार झूठा है। नहीं, मेरा वीरप्रिय हमें छोड़कर नहीं जा सकता, कभी नहीं। चारों भाई हतप्रभ उठे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वीरप्रिय इस प्रकार नहीं जा सकता। उफ, आखिर वह हत्यारा अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। मैं उस हत्यारे को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। फिर सभी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? मैं हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह माला अवश्य हत्यारे की होगी। सेनापति उसके निकट पहुंचकर सरगोशी कर उठा। ये गले का हार तो, यह हार किसके गले का है सेनापति? वह किंतु सेनापति से पूर्व महाराज उस हार को पहचान कर कह उठे, यह हार तो महामंत्री सूर्यराज का है। क्या? ठीक उसी क्षण महामंत्री ने घबराए हुए वहां प्रवेश किया। रक्तप्रिय तुरंत उसके निकट पहुंचकर कठोर स्वर में बोला, महामंत्री जी, आपका यह हार इस कक्ष में कैसे पहुंच गया? मेरा हार? ओ हाँ, ये तो मेरा हार है जो कल शाम चोरी हो गया था। ओह, दुर्घटना के अगले दिन। आओ सेनापति काली सिंह, मुझे आपसे एक आवश्यक बात करनी है युवराज। अवश्य कहिए। कल राजकुमार वीरप्रिय के कक्ष में महामंत्री के हार मिलने को मैं एक छोटी घटना नहीं मानता। हो सकता है अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए महामंत्री ने कुमार को मार डाला हो। पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध? जी हाँ युवराज, आज से 2 माह पूर्व महामंत्री का पुत्र संकट सिंह दुश्मनों को भेद देता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया था। राजद्रोह के आरोप में महाराज ने उसे मृत्यु दंड दिया। हमारा फैसला अटल है, देशद्रोही की केवल मौत ही सजा है। लेकिन महाराज, हम आपके पुत्र को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं पिशाच राजा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।